तो आज का जो हमारा टॉपिक हो जाता है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। ब्रॉड कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट कई प्रकार का होता है, लेकिन सबसे जो प्रमुख है अनएम्प्लॉयमेंट, उसका मतलब होता है कि अगर आप योग्य हैं और आपको काम मिलता है फिर भी आप नहीं करना चाहते हैं, तो इस प्रकार की बेरोजगारी को हम लोग ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। ऐच्छिक बेरोजगारी वो होती है, मतलब आपको काम मिलता है और उस काम के लिए आप एलिजिबल भी हैं, बट आपने काम करने से रिफ्यूज कर दिया है, तो इस प्रकार की बेरोजगारी को हम लोग ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। लेकिन हमारा जो मुद्दा है वो हमारे पास क्या होता है कि हम काम के लिए एलिजिबल हैं, हम काम करना चाहते हैं, बट हमें हमारी योग्यता के अनुरूप कार्य नहीं मिलता, तो इस बेरोजगारी को हम लोग अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा। तो हम जो सारा आज हमारा जो दारोमदार है, जो हम लोग सीखने आज जा रहे हैं, वो बात करने जा रहे हैं अनैच्छिक बेरोजगारी पर। मतलब कि हम उस कार्य के लिए एलिजिबल हैं, हम उस कार्य को करना चाहते हैं, बट वो कार्य हमें नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले बेरोजगारी की डिफिनीशन हमको सीखना पड़ेगा। तो बेरोजगारी की डिफिनीशन क्या कहलाती है कि किसी कार्य को करने की इच्छा और कम से कम एक दिन में यदि आपको 8 घंटे का कार्य मिलता है तो हम कहेंगे कि वो व्यक्ति रोजगार में है। ठीक है, तो वो व्यक्ति रोजगार में है। अब इसी का हम उल्टा ले लेते हैं। एक व्यक्ति योग्य होते हुए भी यदि उसे 8 घंटे प्रतिदिन का कार्य नहीं मिलता है तो हम उसे बेरोजगार मान लेते हैं। ठीक है, योग्य होते हुए भी क्या होता है, उसके अनुरूप कार्य नहीं मिलता है तो हम उसे बेरोजगार मान लेते हैं। तो ये आपकी अनएम्प्लॉयमेंट की डिफिनीशन हो जाती है कि हमारे पास क्या होता है कि हम एलिजिबल हैं और हम काम करना चाहते हैं, बट हमको नहीं मिलता है काम। अब देखो, बेरोजगारी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आई, शहरों में आपने देखा होगा कि शहरों में कोई कंपनी में काम करते हो तो पूरे साल को आपको रोजगार मिल जाता है। ठीक है, यानी पूरे साल आप काम करते रहते हो। लेकिन गांव में एक विशेषता होती है, गांव का जो संरचना होती है, ग्रामीण परिवेश, उसमें क्या होता है, फसलों को बुआई करने के बाद आप खाली रहते हो। तो यानी गांव की जो बेरोजगारी होती है वो बिल्कुल अलग टाइप की होती है। क्यों अलग टाइप की होती है कि एक बार एग्रीकल्चर एक्टिविटी समाप्त होने के बाद आप अनएम्प्लॉयड रहते हो। यानी साल के कुछ ही दिनों में आपको कार्य मिलता है और अन्य दिनों में आप बेरोजगार रहते हो। यानी आप आंशिक रूप से बेरोजगार पाए जाते हो। ठीक है, यानी डिफिनीशन क्लियर कर लीजिएगा कि जो ग्रामीण बेरोजगारी होती है उसमें आंशिक बेरोजगारी का तत्व ज़्यादा पाया जाता है और आंशिक रोजगार का तत्व पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका टॉपिक आपके उसमें सिलेबस में रखा गया वो ग्रामीण बेरोजगारी को डिफाइन करता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में एग्रीकल्चर एक्टिविटी ही हमारी प्रमुख एक्टिविटी होती है। चाहे हम पशुपालन की बात कर लेते हैं, चाहे हम एग्रीकल्चर, ठीक है, क्रॉपिंग की बात कर लेते हैं। अगर हम एग्रीकल्चर एक्टिविटी में हम अगर खेती का काम करते हैं तो पूरे साल खेती का काम नहीं होता, तो कहीं ना कहीं हम आंशिक बेरोजगार रहते हैं। वहीं पशुपालन पे अगर हम इंगेज होते हैं तो हम कहते हैं कि पूरे साल हमको रोजगार मिलता रहता है। तो इस प्रकार जो ग्रामीण बेरोजगारी होती है वो ग्रामीण बेरोजगारी एक प्रकार से हमारे पास संरचनात्मक बेरोजगारी होती है। संरचनात्मक बेरोजगारी का मतलब ये होता है कि मान लीजिए एक खेत है, उस खेत में हम लोग क्या करते थे, पहले जुताई करते थे, बुआई करते थे, लेकिन जब से ट्रैक्टर आ गया, मशीनीकरण हो गया, 1-2 घंटे में आपका जुताई बुआई समाप्त। अब वो किसान क्या होता है, खाली बैठता है। तो एक संरचना में परिवर्तन हो गया। संरचना का परिवर्तन का मतलब होता है कि जो हमारी प्रौद्योगिकी है उस प्रौद्योगिकी ने हमारे कार्य को ईजी कर दिया, परिणाम स्वरूप हमारे कार्य के घंटे क्या हो गए, कम हो गए। तो जो संरचनात्मक बेरोजगारी है वो ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, और पहलुओं पर बात करते हैं। तो आज हमारे पास जो डिस्कशन टॉपिक हो जाता है वो अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो जाती है। डिस्कशन टॉपिक हो जाता है कि शहरी बेरोजगारी और ग्रामीण बेरोजगारी क्या होती है। मैंने बताया कि शहरी बेरोजगारी में क्या होता है कि शहर में आपको तकनीक के अनुसार काम अगर आता है तो लगभग पूरे साल आपको कार्य मिलता रहता है, बट ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है कि ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। तो इस प्रकार शहरी बेरोजगारी और ग्रामीण बेरोजगारी में बहुत ज़्यादा अंतर पाया जाता है। अब बात करते हैं डिफिनीशन की कि व्हाट इज द अनएम्प्लॉयमेंट। तो पहली है सामान्य शब्दों में, जब व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए, ठीक है, सर्वाइवल के लिए कोई काम नहीं मिलता है
और जबकि वो शारीरिक और मानसिक रूप से समर्थ है, तैयार है, तो इसे हम अनएम्प्लॉयड कहते हैं। देखो, कोई भी व्यक्ति काम किस लिए करता है? अपने पेट को चलाने के लिए या अपने परिवार को चलाने के लिए। तो जीवन निर्वाह के लिए कम से कम उसे इतना मिले। अब ये नहीं कि हम कहते हैं कि एक काम करते हो, आप खाली बैठे रहते हो तो चलो 10 रुपए में हमारे खेत में काम कर दो। नहीं, इस 10 रुपी से उसका सर्वाइवल नहीं हो सकता है। एंड द सर्वाइवल अमाउंट कैन बी चेंज। अगर एक परिवार में 5 लोग हैं और पांचों लोग उस पर डिपेंड है, तो हम 5 लोगों के जीवन निर्वाह के बराबर ढूंढने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर उसको लगता है कि नहीं, मेरे चार परिवार के 4 मेंबर हैं, वो अपने सर्वाइवल का जुगाड़ कर लेते हैं, तो वो केवल अपने सर्वाइवल के लिए कम से कम उसको इतनी मजदूरी मिल जाए कि उसका सर्वाइवल अपना चल जाए। ठीक है, तो यानी एक व्यक्ति जो जीवन निर्वाह के लिए कोई काम की तलाश करता है और उस काम के लिए वो शारीरिक रूप से और मेंटली, ये नहीं कि नहीं कहते कि हमको ये काम नहीं हम करेंगे, हमको बड़ा अच्छा नहीं लगता है, शारीरिक व मानसिक रूप से समर्थ होता है, तो उसे हम लोग अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में रख देते हैं। अगला है, जब कोई व्यक्ति कार्य करने के लिए इच्छुक है, कार्य करना चाहता है और वो शारीरिक और मानसिक रूप से समर्थ है, लेकिन उसको कोई कार्य नहीं मिलता जिसके पैसा कमा सके, तो इस प्रकार की समस्या को हम लोग अनएम्प्लॉयड कहते हैं। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयड का मतलब होता है, देखो, अगर आप कोई काम करते हो उसके बदले में आप मजदूरी नहीं ले रहे, तो इसको हम बेरोजगारी के डिफिनीशन में नहीं लाएंगे। मनी इन्वॉल्व होना बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, याद रखिएगा। सपोज दैट आप बांसुरी बजाते हो, उस बांसुरी में क्या होता है, अपने खुशी के लिए बजाते हो, आप गाना गाते हो अपने खुशी के लिए गाना गाते हो, आप कोई काम में हेल्प करते हो खुशी के लिए करते हो, बट मॉनेटरी फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता है, तो उस प्रकार के अनएम्प्लॉयड को हम लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स में काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में अनएम्प्लॉयड के लिए मनी वर्ड का जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही बेरोजगारी को पूरी तरह से डिफाइन करता है। फ्लोरेंस के अनुसार बेरोजगारी उन व्यक्तियों की निष्क्रियता के रूप में परिभाषित की जाती है जो काम करने के योग्य हैं, इच्छुक होते हैं, लेकिन उन्हें कार्य नहीं मिलता है। यानी वो एक्टिव सर्विस देना चाहते हैं बट एक्टिव सर्विस वो दे नहीं पाते हैं, इसलिए उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट कैटेगरी के अंतर्गत हम काउंट कर लेते हैं। अगला है, भगवती समिति के अनुसार बेरोजगारी की समस्या उस परिस्थिति को कहते हैं जिसमें योग्य तथा कार्य करने के इच्छुक व्यक्ति बेकार रहते हैं। मतलब वो व्यक्ति काम करना चाहता है बट उसको काम नहीं मिलता है। तो मैंने इतनी डिफिनीशन आपके साथ डिस्कस किया, अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। तो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये हुआ कि आप योग्य हैं शारीरिक और मानसिक रूप से, उस आपके अंदर दक्षता है, बट उस दक्षता के अनुरूप आपको कार्य अगर नहीं मिलता है, तो हम क्या कहेंगे कि आप अनएम्प्लॉयड हो। ये एक डिफिनीशन आपकी प्रॉपर बन जाती है। अब अगला है, विकासशील देशों में, जो जैसे डेवलपिंग कंट्री है और हमारा कंट्री डेवलपिंग कंट्री के अंतर्गत आता है, तो डेवलपिंग कंट्री में हमको देखो, अब ये ग्रामीण बेरोजगारी में भी सबसे ज़्यादा पाई जाती है आपकी क्या, मौसमी बेरोजगारी। ठीक, इस समय गर्मियों की छुट्टी चल रही है, फसल कट चुकी है, सब लोग अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, तो ये मौसमी बेरोजगारी है, यानी हमारा क्या होता है, सीजन खत्म और हम अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो इस प्रकार की बेरोजगारी एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है ग्रामीण क्षेत्र में, और कृषि में लगे लोगों की कृषि की जुताई, बुआई, कटाई आदि के कार्यों के समय तो रोजगार मिलता है, यानी जब एग्रीकल्चर एक्टिविटी संपादित होती है तब तो हमको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। लेकिन जैसे ही हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटी समाप्त हो जाती है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी समाप्त हो जाती है, तो हमारे पास क्या होता है, हम लोग बेरोजगार हो जाते हैं। तो यानी मौसम पे डिपेंड करता है। अभी जनवरी जुलाई आ जाएगी, जुलाई में जैसे बारिश हो जाएगी फिर क्रॉपिंग का सीजन चालू हो जाएगा और हम फिर से एग्रीकल्चर एक्टिविटी में हो जाएंगे। तो यानी जुलाई से लेकर के अगस्त सितंबर तक तो हम एग्रीकल्चर एक्टिविटी में रहेंगे, फिर सितंबर मिड से आपका नवंबर फर्स्ट वीक तक फिर से खाली रहेंगे। नवंबर में जब हम फिर से अगली फसल को बोएं, जुताई बुआई में लग जाएंगे, तो इस प्रकार से जो इन्वॉल्वमेंट होता है, तो हम पार्शियल अनएम्प्लॉयड रहते हैं, पार्शियल एम्प्लॉयड रहते हैं। पार्शियल का मतलब आंशिक रूप से हम रोजगार में लगे रहते हैं और आंशिक रूप से रोजगार में नहीं लगे रहते।
अब दूसरी बात आती है, ग्रामीण क्षेत्र में एक और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड कहते हैं। ठीक है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी उस बेरोजगारी को कहते हैं जिसमें कुछ लोगों की आवश्यकता होती है, लेकिन उसमें एक लिमिट से ज़्यादा लोग लगे रहते हैं। सपोज दैट आपने गांव में देखा होगा, 1 बीघा खेत है, इस 1 बीघे खेत में 2 पर्सन की ज़रूरत है, लेकिन पूरी फैमिली इसमें लगी रहती है। तो यानी 2 पर्सन के बाद जितनी भी फैमिली लगी है उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये 2 व्यक्ति अगर डेली 8 घंटे एंड 8 घंटे काम करें तो शायद इस लैंड में एग्रीकल्चर एक्टिविटी संपादित हो जाएगी। बट जब पूरी फैमिली इन्वॉल्व रहती है, मान लीजिए फैमिली मेंबर 5 हैं, तो कोई व्यक्ति 2 घंटे काम करता, कोई व्यक्ति 3 घंटे काम करता, कोई व्यक्ति 1 घंटे काम करता, कोई व्यक्ति 0 घंटे काम करता, कोई व्यक्ति 7 घंटे काम करता। तो इस प्रकार से क्लासिफिकेशन हो जाता है। तो कोई भी व्यक्ति अपने एक टारगेट यानी पूरे दिन 8 घंटे काम नहीं करता, तो इस प्रकार की बेरोजगारी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है जितने लोगों की आवश्यकता होती है उससे अधिक लोग उस इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। अगर उनको हम हटा भी लें तो टोटल प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन में अगर मान लीजिए 2 मेंबर हैं, 2 मेंबर से एग्रीकल्चर एक्टिविटी संपादित हो जा रही है, तो आपको जो एडिशनल व्यक्ति हैं, पूरी फैमिली जो इसमें इन्वॉल्व है, वो फैमिली जबरदस्ती इन्वॉल्व है, अगर हम उसको निकाल भी लेते हैं तो आपके टोटल प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इस प्रकार जो 3 व्यक्ति हमारे पास एडिशनल लगे हैं, इन 3 व्यक्तियों की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 हो जाती है, इसलिए टोटल प्रोडक्टिविटी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये 3 व्यक्ति डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड हैं, यानी प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। आपने गांव में देखा होगा, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसमें पूरा परिवार लगा रहता है, बट रोल 1 व्यक्ति या 2 व्यक्ति का ही होता है। अन्य व्यक्ति क्या होते हैं, काम के घंटे तो कम कर देते हैं, बट टोटल प्रोडक्टिविटी में कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता है। तो इस प्रकार की हम लोग क्या कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी के अंतर्गत रखते हैं। अगला पॉइंट है संरचनात्मक। मैंने संरचनात्मक बेरोजगारी अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। संरचनात्मक बेरोजगारी वो बेरोजगारी होती है जो संरचना में परिवर्तन के कारण अनएम्प्लॉयमेंट हो। ठीक है, अब संरचना के कारण क्या होता है, अब देखो, कुछ बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो बच्चे क्या कह रहे हैं कि हमको ऑनलाइन नहीं समझ में आता, क्योंकि वो इस संरचना को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनको नहीं समझ में आता है, ये संरचनात्मक है। इसी प्रकार अगर मैं गांव में एक बहुत बड़ी मशीन से एग्रीकल्चर एक्टिविटी करता हूं, तो जो न्यू लड़के होंगे गांव के, वो तो उस मशीन को चला लेंगे, बट जो ओल्ड पर्सन होंगे, जो सालों साल से एग्रीकल्चर एक्टिविटी में लगे हैं, वो एक रूप से टेक्निकली रूप से क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। जो हल और बैल के साथ काम करते थे, बट वो मशीनों के साथ अपने आप को कंफर्टेबल नहीं पाएंगे। ठीक है, HYV सीड्स के साथ वो कंफर्टेबल नहीं पाएंगे। और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट जैसे जैसे होता जाता है, हमारी संरचना में, इकोनॉमिक संरचना में, जो हमारे जो काम करने की संरचना है, वो परिवर्तित होती जाती है, और जिसके परिणाम स्वरूप हमको इस प्रकार का अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कितना ज़्यादा संरचना में परिवर्तन हुआ। पहले हम कुछ लिमिटेड क्रॉप्स के साथ काम करते थे, लेकिन अब क्या होता है कि हमारे पास कई क्रॉप्स होती, अब हमारे पास ट्यूबवेल्स हो गए हैं, अब हमारे पास क्या होता है, साल में कई क्रॉप्स हम ले लेते हैं, और मशीनों का प्रयोग बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर एक्टिविटी में बढ़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप अब देखो, मशीनों का पहले बैल से हम काम करते थे, लेकिन अब देखिए बैल का काम बहुत कम हो गया। उसके परिणाम स्वरूप थ्रेसर आ गए हैं, आपके पास ऐसी मशीनें आ गई जो क्रॉप को काटती है, वहीं पर भूसा निकाल देती है। तो
इस संरचना के कारण अब किसान को कोई रोल नहीं रह गया है। मशीन आती है, वो पूरी क्रॉप्स को काट देती है, काटने के बाद आपके अनाज को एक तरफ निकाल देती है, आपके भूसे को एक तरफ निकाल देती है, और आपको रखना होता है। तो उस मशीन के कारण जो एक किसान 15 दिन काम करता है, अब उसको 15 दिन काम नहीं करना पड़ रहा है। तो ये बेरोजगारी हमारे पास क्या हो जाती है? संरचनात्मक बेरोजगारी हो जाती है। ठीक है, तो संरचना का मतलब होता है ऐसी टेक्नोलॉजी जिसको हम नहीं समझ पाते हैं, या हम नहीं जान पाते हैं, या हम उसको स्वीकार नहीं सहज रूप से कर पाते हैं। तो इस प्रकार से जो बेरोजगारी हो जाती है उसे हम लोग संरचनात्मक बेरोजगारी के अंतर्गत संदर्भित करते हैं। ठीक है, तो भारत में इस समय संरचनात्मक परिवर्तन बहुत ज्यादा हो रहे हैं। सिंचाई के वो पुराने साधन यूज करते हैं जैसे ट्यूबवेल, लेकिन इस समय क्या होता है कि आपने देखा होगा सिंचाई के कई नई तकनीक का विकास हो चुका है। दवा छिड़कने की कई नई मशीनों का विकास हो चुका है, जिनको क्या होता है, एक व्यक्ति जो बहुत पुराना है यानी वो नहीं जानकारी ज़्यादा रखता है, उन मशीनों को चलाने में सहज नहीं हो पाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वो अपने आप को बेरोजगार पाने लगता है। बिकॉज आई एम नॉट कंफर्टेबल अकॉर्डिंग टू दैट टूल्स। उस मशीन के कारण, मान लीजिए हम आपको मिंट फार्मिंग की बात करते हैं, जिसको पिपरमिंट बोलते हैं, मिंट फार्मिंग की बात करते हैं, तो बट मिंट फार्मिंग का एक अपना एक कल्टीवेशन मेथड होता है। मशरूम कल्टीवेशन एक अपना कल्टीवेशन मेथड होता है। इसमें क्लासिकल जो फार्मर होते हैं, जो आपके ओल्ड फार्मर होते हैं, उनको इसको मेथड क्यों नहीं पता है कि मशरूम कैसे कल्टीवेट किया जाए। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है, संरचनात्मक अनएम्प्लॉयमेंट आपको पास दिखाई पड़ता, संरचनात्मक बेरोजगारी दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी होती है, संरचनात्मक बेरोजगारी तब दिखाई पड़ती है जब बाजार में दीर्घकालीन स्थितियों में बदलाव आता। उदाहरण के लिए भारत में स्कूटर का उत्पादन बंद हो गया और कार का आप देखो उत्पादन बढ़ गया। तो इस नए विकास के कारण स्कूटर के उत्पादन में जो लगे मिस्त्री हैं वो अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, क्योंकि अब वो स्कूटर नहीं चल रहा है। अब ऐसी हमारे पास कार आ गई है, एक हमको हमारे पास एक ऐसे स्कूटर्स आ गए हैं। पहले देखो पंचर की दुकान कितनी ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन जब से ट्यूबलेस टायर आ गए हमारे पंचर की दुकान बंद हो गई। तो ये संरचनात्मक बेरोजगारी है। ठीक है, अब हमारी कार या हमारे पास स्कूटर्स ऐसे आ गए हैं जिसमें मेंटेनेंस खर्च बहुत कम है। मेंटेनेंस खर्च का मतलब होता है बहुत कम खर्च करने के, एनुअली रूप से आपको खर्च करना पड़ता। पहले के ज़माने की जो कारें होती थी उसमें बैरिंग चेंज करना होता था, ग्रीसिंग करनी होती थी बहुत ज़्यादा। बट इस समय आपने देखा होगा जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, उस टेक्नोलॉजी के परिणाम स्वरूप बहुत कम मेंटेनेंस होता है। तो इस प्रकार जो लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं वो संरचनात्मक, जैसे मोबाइल फोन आ गया तो पीसीओ खत्म हो गए। ठीक है, पीसीओ में 2-4 लोग काम करते थे, अब वो लोग काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह हमारे जो है संरचना में परिवर्तन आ गया। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम लोग संरचनात्मक परिवर्तन की कैटेगरी के अंतर्गत लाते हैं। अब देखो विकसित देशों में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, ये तो मैं डेवलपिंग कंट्री और आपके रूरल सेक्टर में मैंने 3 प्रकार की बेरोजगारी आपके साथ डिस्कस की है। 3 प्रकार की बेरोजगारी बहुत अच्छे से लिखना। एक होती है मौसमी बेरोजगारी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जो ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी जो ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड डिस्गाइज इन अनएम्प्लॉयमेंट। और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी आपके पास ग्रामीण क्षेत्र में बहुत पाई जाती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जो एजुकेशन का लेवल होता है वो कम होता है। इसलिए देखो, आप पढ़े लिखे हो, आप कोई भी टेक्नोलॉजी को स्वीकार कर सकते हो, लेकिन गांव के लोग इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इसलिए कोई भी टेक्नोलॉजी को उनको स्वीकार करना सहज नहीं हो पाता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट है, अब हम विकसित देशों की बात करते हैं। विकसित देशों में यहां पर 2 प्रकार की बेरोजगारी बहुत प्रमुख रूप से पाई जाती है। तो कौन सी वो बेरोजगारी है? तो विकसित देशों में एक आती है चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी कौन सी है? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जाना जाता है। और साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है, आपने देखा होगा कि मंदी और तेजी और मंदी और तेजी आती रहती है। तो जब अर्थव्यवस्था में तेजी आती है, तो तेजी आने का मतलब क्या हुआ कि वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य तेजी से बढ़ता है। जब वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य तेजी से बढ़ता है तो एक उत्पादक का लाभ तेजी से बढ़ता है, और जब उत्पादक का लाभ तेजी से बढ़ता है तो निवेश तेजी से बढ़ता है, निवेश बढ़ता है तो लोगों को रोजगार मिलता है। ठीक है, तो जब तेजी हमारे अर्थव्यवस्था में आती है तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम होता है।
लेकिन वहीं जब आपकी अर्थव्यवस्था में मंदी दिखाई पड़ती है, मंदी का मतलब होता है वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य बहुत कम हो जाना मंदी कहलाता है। तो जब आपकी अर्थव्यवस्था में मंदी दिखाई पड़ती है तो उसके परिणाम स्वरूप बहुत से लोग बेरोजगार हो जाते हैं। ठीक है, इस समय हम मंदी के दौर पे पुनः आने वाले हैं। ठीक है, तो जो विकसित देश होते हैं उन विकसित देशों में इस प्रकार का एक साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। जब पूरी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य बढ़ने लगता है तो वहां पर बेरोजगारी समाप्त हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। लेकिन जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य तेजी से कम होता है तो उत्पादक का लाभ हानि में परिवर्तित हो जाता है, और जब लाभ हानि में परिवर्तित हो जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप आपको अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। तो इस प्रकार की बेरोजगारी को हम लोग चक्रीय बेरोजगारी की श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। यानी तेजी और मंदी के परिणाम स्वरूप जब रोजगार बाजार में प्रभाव पड़ता है तो इसे हम लोग चक्रीय बेरोजगारी की अंतर्गत रखते हैं। अब है प्रतिरोधात्मक या घर्षण जनित बेरोजगारी। ठीक है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये ऐसा व्यक्ति जो एक रोजगार को छोड़ करके किसी दूसरे रोजगार में जाता है तो दोनों रोजगारों के बीच की अवधि में वो बेरोजगार हो सकता है। तो ये अधिकतर क्या होता है, जैसे देखो मान लीजिए हमने क्या किया कि यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर है और एक किसान काम कर रहा है। अब क्या होता है कि यहाँ पर ट्रैक्टर से हमने काम करने लगे, तो ट्रैक्टर से जब काम करने लगे तो जो एग्रीकल्चर लेबर है अब वो क्या करता है, मिस्त्री बनने जाता है। मान लीजिए तो मिस्त्री बनने जाता तो भाई तुरंत तो मिस्त्री बन नहीं जाएगा, क्योंकि अभी तक तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी करता था। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी से करने के बाद क्या हुआ, अब दिल्ली आया, किसी मिस्त्री के साथ जुड़ा और उसका सहयोगी बना, और इस तरह करके वो 6 महीने तक मिस्त्रीगिरी का काम सीखता रहा और 6 महीने के बाद वो मिस्त्री के रूप में परिवर्तित हो पाया। तो ये जो 6 महीने का टाइम होता है, इस टाइम में वो एक प्रकार से अनएम्प्लॉयड रहा, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण जनित बेरोजगारी। ठीक है, जब तकनीकी परिवर्तन के कारण, ठीक है, टेक्नोलॉजी चेंजेस के कारण कोई व्यक्ति एक रोजगार से प्रभावित होता, प्रभावित होने का मतलब होता, मान लीजिए आपका दोस्त है, पहले पीसीओ चला करते थे, पीसीओ जहां पे फोन आते थे जाते थे, ठीक है, पीसीओ में काम करता था। अचानक मोबाइल का जन्म हुआ और मोबाइल ने क्या किया, पीसीओ को समाप्त कर दिया। अब वो व्यक्ति क्या करेगा, पीसीओ से जब हटाया गया, अब मान लीजिए किसी दफ्तर में जाता है, टैली का टैली जाता है, टैली का काम के लिए, अकाउंटेंट का काम करने के लिए जाता है। तो अब उससे कहा जाता है कि एक काम करिए, जब तक आप अकाउंटेंसी प्रॉपर नहीं सीखते हो हम आपका आधा वेतन देंगे। तो वो टैली सीखेगा, फिर उन टैलीज को क्या हो करेगा, लगाएगा, और लगाने के बाद क्या होता है कि 2-3 महीने जब तक सीखेगा तो उसको वेतन बहुत कम मिलेगा। तो इस प्रकार का जो हमको दिखाई पड़ता है उसे हम लोग घर्षण जनित बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, तो तकनीक के कारण जब एक व्यक्ति एक रोजगार छोड़ करके अन्य रोजगार में जाता है तो इस प्रकार जो उसके बीच का समय होता है उसे हम प्रतिरोधात्मक या घर्षण जनित बेरोजगारी के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, यानी नई टेक्नोलॉजी के प्रयोग के कारण एक व्यक्ति एक रोजगार से निकलकर या निकाल दिए जाने के कारण रोजगार की तलाश कर रहा है, और पुरानी नौकरी को छोड़ने और नया रोजगार प्राप्त करने के बीच की अवधि को हम लोग घर्षण जनित बेरोजगारी की श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, यानी एक कंपनी से, मान लीजिए एक कंपनी में क्या हुआ कि सबसे कर्मचारियों को चेंज किया गया कि नहीं, अगर आप कंप्यूटर में ये सॉफ्टवेयर जानते होगे तो रखेंगे, नहीं तो हटा देंगे। अब कुछ व्यक्ति थे वो पुराने जमाने के थे, वो कह रहे हैं हम कंप्यूटर तो हम तो जानते ही नहीं है। तो परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है, वो व्यक्ति कहता है ठीक है हम दूसरी जगह कहीं काम कर लेंगे। जब दूसरी जगह काम कर लेंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे, तो वो व्यक्ति जब वो छोड़ कर के जाएगा तो इस प्रकार के जो अनएम्प्लॉयड होता है इसको हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा टेक्निकल है, और भारत में इस समय प्रतिरोधात्मक या घर्षण जनित बेरोजगारी बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, हर जगह कंप्यूटर का प्रयोग हो गया है, एटीएम चाहे मशीन से लेकर के बैंकिंग सेक्टर ले लीजिए, अब सामान्य नहीं रह गया है जहां पर रजिस्टर में पेन से आप एंट्री करते थे। इस समय दिस द एज ऑफ टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी के एज में अगर आप अच्छी तरह से नॉलेज वाले नहीं हो तो निश्चित रूप से आप प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी का शिकार हो जाओगे।
बेरोजगारी के अन्य प्रकार हैं जो हम देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया था ऐच्छिक बेरोजगारी। ये अधिकतर क्या होता है, वॉलंटरी। ऐच्छिक बेरोजगारी क्या होती है, ऐसा व्यक्ति जो बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने को तैयार नहीं होता, मतलब उसको काम मिलता है लेकिन वो कहता है कि नहीं, ये मजदूरी बहुत कम है और इससे मेरा काम नहीं चल पाएगा। तो इस प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, ये भारत में कम मिलता है ऐच्छिक बेरोजगारी। और दूसरा होता है अनैच्छिक बेरोजगारी या खुली बेरोजगारी। भारत में ये बेरोजगारी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, यानी ऐसा व्यक्ति जो बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने को तैयार है लेकिन फिर भी उसे काम नहीं मिल रहा है, तो उसे हम लोग अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। और इस प्रकार हम जानते हैं कि भारत में लोग क्या होते हैं, ठीक है, देखो ये लोग हैं जो काम नहीं करना चाहते, जैसे भिखारी, साधु, अमीर बाप, ये लोग ऐच्छिक बेरोजगारी के अंतर्गत आते हैं। और अनैच्छिक बेरोजगारी के अंतर्गत वो व्यक्ति आते हैं जो काम करना चाहते हैं बट उसको काम के बदले में कोई कार्य, मतलब उसके विल के बदले में कोई कार्य नहीं मिलता है। तो इस प्रकार की बेरोजगारी के हम लोग अनैच्छिक बेरोजगारी के अंतर्गत रखते हैं। अब भारत में एक प्रॉब्लम आती है कि ये जो हमारे पास भारत में अनएम्प्लॉयमेंट है, ये अनएम्प्लॉयमेंट का कारण क्या है। ठीक है, भारत में बेरोजगारी के इतना कारण क्या आप सभी जानते होंगे, समझते होंगे। चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं कि भारत में बेरोजगारी के क्या कारण है। पहला, पॉपुलेशन, जो हमारे पास जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और इतनी तेजी से जनसंख्या बढ़ती हुई है, इस अनुरूप हमारे रोजगार नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे देश में लगातार बेरोजगारों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। तो सबसे बड़ा हमारे पास कारण है कि देश की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है और बहुत तेजी से पॉपुलेशन बढ़ने के कारण कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में दबाव बढ़ता चला जा रहा है। और जिसके परिणाम स्वरूप देखो, जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिवर्ष 2.1 है और इसी अनुरूप पे हमारा रोजगार नहीं बढ़ रहा है। तो जब जनसंख्या, या तो जनसंख्या वृद्धि दर के बराबर हमारे पास एम्प्लॉयमेंट भी बढ़े, रोजगार भी बढ़े, तब तो हमको बेरोजगारी नहीं मिलेगी। लेकिन जनसंख्या वृद्धि के अनुरूप हमारा जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो नहीं बढ़ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप यह समस्या हमको देखने को मिलती है। दूसरा है लघु एवं कुटीर उद्योगों का ह्रास। ह्रास का मतलब होता है कि पहले छोटे छोटे कुटीर उद्योग बड़े चलते थे, माचिस का उद्योग आप चलते थे, अगरबत्ती का चलते थे। लेकिन इस समय आपने देखा होगा होम लाइट माचिस आपने देखा होगा। पहले कुछ ऐसे उद्योग थे जो लघु एवं कुटीर उद्योग के अंतर्गत आरक्षित थे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, लगभग 800-850 उद्योग थे जिनको लघु एवं कुटीर उद्योग के अंतर्गत आरक्षित किया गया था कि इन चीज़ों का उत्पादन केवल और केवल लघु एवं कुटीर उद्योग बनाएगा। जैसे माचिस है, माचिस आपने देखा होगा कई प्रकार की ब्रांड की माचिसें आती थी जो स्थानीय स्तर पर बनाई जाती थी, उसमें कई लोगों को काम मिलता था। लेकिन जैसे जैसे लघु एवं कुटीर उद्योगों में वस्तुओं, जो आरक्षित वस्तुओं थी, उनकी संख्या कम की गई, तो बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई। और बड़ी बड़ी कंपनियां आने के परिणाम स्वरूप लघु एवं कुटीर उद्योगों का क्या हुआ, नष्ट हो गए। और बड़े बड़े कंपनियों में काम करने के लिए आपको ग्रेट एलिजिबिलिटी भी चाहिए, आपको अच्छा नॉलेज वाला भी होना चाहिए, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने का मतलब होता है कि आपके पास अच्छा नॉलेज होगा, तभी वो आपको सेलेक्ट करेंगे। जिसके परिणाम स्वरूप हमारे देश में क्या हुआ कि लघु एवं कुटीर उद्योगों में लगातार बंद हुए और उसके परिणाम स्वरूप हमारे देशों में लगातार अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला गया। अगला पॉइंट है आपका श्रम की गतिशीलता का अभाव। देखो, दो गतिशीलता का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाने की फ्रीक्वेंसी। अगर मैं आपसे कह दूं कि आप इस समय प्रयागराज में हो, क्या आप दिल्ली में इस जॉब को करने जाओगे, तो बॉयज तुरंत बोल देंगे हाँ सर हम चले जाएंगे। बट बॉयज में सिंगल फैमिली बॉयज नहीं कहेंगे। दूसरा, गर्ल्स बिल्कुल नहीं कहेंगी। क्यों? क्योंकि गर्ल्स को क्या होता है, गर्ल्स में गतिशीलता का अभाव पाया जाता है कि नहीं सर, अलाउ नहीं करती फैमिली हमारी। ठीक है, तो आज भी भारत में जेंडर बायसनेस पाया जाता है। ठीक है, तो जब जेंडर बायसनेस पाया जाता है तो कहीं ना कहीं भाषा प्रॉब्लम करती है, हमारे कल्चर प्रभावित करते हैं, हमारी संस्कृति प्रभावित करती है, घर से दूरी प्रभावित करती है, और कभी कभी परिवेश भी कि नहीं वो एरिया ठीक नहीं है, हम नहीं काम करेंगे। तो इन कारणों से आज भी भारत में श्रम की गतिशीलता कम होती है, हमारी मोबिलिटी कम होती है। तो जहाँ पर रोजगार के अवसर होते हैं वहाँ पर लोग कुछ कारणों से नहीं जाना पसंद करते हैं, और जिसके परिणाम
रूप वो लोग बेरोजगार बने रहते हैं। ठीक है, कोविड-19 के बाद देखिए लोगों ने क्या किया, बहुत से लोगों ने क्या किया, घर वापसी किया और अपने एग्रीकल्चर लैंड पर वो काम करना चालू कर दिए, बट वापस नहीं गए कि देखिए इतनी बड़ी आपदा हमने देखा था, इतनी दूर थे हम घर से। तो इस तरह के श्रम की गतिशीलता क्या होती, कहीं ना कहीं हमारे क्या होते हैं, जो स्थानीय कल्चर होते हैं वो हमको प्रभावित करते हैं। अगला है दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति। हमारे यहाँ क्या होता है कि व्यवसाय प्रधान शिक्षा पद्धति नहीं है। ठीक है, यानी स्किलिंग पर हम बात नहीं करते हैं, हम लोग ट्रेडिशनल बात करते हैं। ठीक है, स्किलिंग पर कि हम एक काम करें। देखो न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या हुई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लगाने का एकमात्र उद्देश्य था कि जो हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन है, जो आप बैठे मुझसे पढ़ रहे हो ट्रेडिशनल एजुकेशन है, इसके साथ ही साथ स्टूडेंट को एक स्किल कोर्स भी सिखाया जाए। मान लीजिए हम आपको इसको पढ़ाने के साथ साथ कंप्यूटर का कोर्स सिखा देते हैं, टैली का कोर्स सिखा देते हैं, तो निश्चित रूप से आप ट्रेडिशनल एजुकेशन के साथ साथ कंप्यूटर का ज्ञान का ग्रहण कर लोगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको रोजगार मिल जाएगी। तो इसलिए दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति के कारण हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी। इस दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति को समाप्त करते हुए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाया गया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने क्या हुआ, हमारे यहाँ इस प्रकार के जो ऑब्स्टिकल आ रहे थे, जो रुकावटें आ रही थी, उन रुकावटों को क्या हुआ, रुकावटों को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। अगला है त्रुटिपूर्ण नियोजन। जो हमारी प्लानिंग है वो प्रॉपर नहीं होती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जहां पर देखो नेताजी बहुत प्रभावी होते हैं उन क्षेत्रों में फैक्ट्रियां लग जाती हैं। ठीक है, जबकि उसका मानक ये होना चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट को देखना चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट जहां पर हो वहां पर हमको क्या करना चाहिए, लगाना चाहिए। तो इस प्रकार जो हमारे पास त्रुटिपूर्ण नियोजन है, इस त्रुटिपूर्ण नियोजन के कारण हम क्या करते हैं कि हमारे देश में केंद्रीकृत क्या कहते हैं डिसेंट्रलाइज व्यवस्था होनी चाहिए कि जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा, मान लीजिए आम क्या खेती लखनऊ के पास बहुत होती, तो ऐसी फैक्ट्रियाँ जैसे जो क्या कहते हैं मैंगो से संबंधित फैक्ट्रियाँ वो आप यहाँ पे लगा दीजिए। लीची मुजफ्फरपुर में हो बहुत होती है, वहाँ पर आप लीची वाले उद्योग लगा दीजिए। तो इस प्रकार वहाँ की जनता जो उन क्षेत्रों में जो स्थानीय इस स्तर पर कच्चे माल उपलब्ध होते हैं उनके अनुसार रोजगार प्राप्त कर लेंगे। तो इस प्रकार अगर हम प्लानिंग करें तो निश्चित रूप से हमको क्या हो जाएगा, हमारे देश में बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी। बट हमारी जो प्लानिंग है वो प्लानिंग प्रॉपर ना होने के कारण ऐसे बेरोजगारी हमको देखने को मिलती है। अगला है महिलाओं द्वारा नौकरी। आज भी समाज में अब तो बहुत बदल गया, परिवर्तन हो गया, लेकिन आज से 10 साल पहले महिलाओं द्वारा नौकरी की स्वतंत्रता नहीं थी। आज भी महिलाओं को वैसे जॉब के लिए पूछना पड़ता है, वो सेल्फ डिसीजन मेकर आज भी नहीं है शायद। ठीक है, आज भी वो चाहे जैसे बॉयज हैं फ्रिक्वेंटली नहीं मुझे जॉब करना है, वो सेल्फ डिसीजन मेकर हैं, लेकिन आज भी गर्ल्स के साथ इस प्रकार का ऑब्स्टिकल्स, इस प्रकार का जो हमारे पास कल्चरल ऑब्स्टिकल्स लगा हुआ है वो लगा हुआ है। तो महिलाओं द्वारा जो आज भी है ये कहीं ना कहीं क्या होता है कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट के कारण बढ़ता जा रहा है, जो इस प्रकार के सेल्फ डिसीजन वाले पावर्स हैं। धीमा औद्योगिकीकरण, हमारे देश में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, देखो इंडस्ट्री जितनी लगेगी उसके अनुसार ही हमको रोजगार मिलेगा। हमारे देश में इंडस्ट्री बहुत धीरे लग रही है, जब इंडस्ट्री धीरे लगेगी तो निश्चित रूप से हमारे देश में रोजगार भी कम होगा। तो हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो 5.6% ही रही है और जिसके परिणाम स्वरूप हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी ज़्यादा रहा। अगला पॉइंट है अशिक्षित एवं अकुशल श्रम। हमारे पास देखो हमारे आज भी लिटरेसी की कमी है। लिटरेसी की कमी का मतलब होता है कि हमारे देश में आज भी लोग उतने अच्छे से ग्रेजुएशन कर तो लेते हैं, लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन की चीज़ों को उनसे पूछो तो नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो ये भारत में एक प्रॉब्लम है कि ग्रेजुएट हो गए, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट वाली चीज़ें उनको तब भी नहीं आती हैं। तो अशिक्षित हैं और अकुशल श्रम है, श्रमिक भी हैं, तो उनको प्रॉपर काम करने का तरीका नहीं आता, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे देश में बेरोजगारी है। प्रशिक्षण सुविधाओं का अभाव, हमारे देश में ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं है। कोई चाहे कि नहीं मैं एक काम करता हूँ, एलईडी बल्ब बनाना सीखना चाहता हूँ, मैं टीवी बनाना चाहता हूँ, तो हमारे पास ट्रेनिंग सेंटर्स ही नहीं है। जब ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं होंगे तो निश्चित रूप से हम कैसे सीख पाएंगे। तो ये इन पर भी गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए, तभी हम देश में क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट को समाप्त कर सकते हैं। अब बेरोजगारी समाप्त करने हेतु सरकार द्वारा
कार्यक्रम चलाए गए। देखो भारत में क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से फैला और अनएम्प्लॉयमेंट के कारण ही आपकी पावर्टी आई। ये याद रखना कि जो पावर्टी आई वो अनएम्प्लॉयमेंट के कारण आई। ठीक है, जब उसको बेरोजगार रहा, बेरोजगारी के बाद उसकी इनकम नहीं हुई, तो इनकम नहीं हुई तो पावर्टी में आ गया और पावर्टी उसके लिए बहुत बुरा कंडीशन हो गया। तो देश में क्या हुआ कि सरकार ने कहा कि एक काम करते हैं, बेरोजगारी समाप्त कर देते हैं, तो निश्चित रूप से इसके परिणाम स्वरूप पावर्टी भी समाप्त होती चली जाएगी। तो पावर्टी पर अटैक करने के लिए उन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, कई अनएम्प्लॉयमेंट रिमूवल प्रोग्राम चालू किए। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से अनएम्प्लॉयमेंट रिमूवल प्रोग्राम थे। पहला था एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP कहलाता है। यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र के निर्धनता को दूर करने के लिए आरंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कृषि श्रमिकों, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों तथा अन्य गरीब व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराना था और इस कार्यक्रम के अंतर्गत गांव में एग्रीकल्चर, पशुपालन, मुर्गी पालन, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग आदि के लिए मॉनेटरी हेल्प किया जाना था। यानी आप गांव स्तर पर इन एग्रीकल्चर के लिए, पशुपालन के लिए, मुर्गी पालन के लिए आप सरकार से सहायता लीजिए और इनको संपादित कीजिए ताकि आप बेरोजगार ना रहें। तो इसको कहते हैं एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जैसे आपने भैंस ले लिया, ठीक है, आप चार गवर्नमेंट से हेल्प ले लो, भैंस ले लो और उससे आप क्या करो कि जो डेयरी वाला आपके पास डेयरी फार्म का आप उद्योग प्रारंभ कर सकते हो। तो सरकार ने ये एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम चालू किया था ग्रामीण क्षेत्र में। अगला था राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम। तो राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम जिन क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या जटिल है वहां पर ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम लागू किया जा रहा है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक परिवार में से एक व्यक्ति को, ऐसा नहीं कि पूरी फैमिली को, हर फैमिली में से एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाता है। मजदूरी का भुगतान नकद मुद्रा और वस्तु मुद्रा के रूप में दोनों से किया जाता है। अब आप पूछोगे सर वस्तु मुद्रा कैसे? जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो 100 रुपए का काम पूरा दिन में किया तो 50 रुपए तो कैश है, प्लस 50 रुपए का आप अनाज ले सकते हो, गेहूं ले सकते हो, दाल, जो राशन की दुकानें आपके यहाँ चलती हैं उन राशन की दुकानों से वस्तु के रूप में और मुद्रा के रूप में। अब इसका कारण क्या था कि पहले लोगों को मुद्रा मिलती थी और लोग क्या करते थे, बैड एक्टिविटी में, जैसे ड्रिंक करते थे तो ड्रिंक कर डालते थे। अब घर में बीवी बच्चे बैठे हैं कि खाएंगे, कुछ हमको खिलाएंगे, तो इसलिए वस्तु दे देते थे, तो कम से कम कुछ तो खाने को उनको मिल जाएगा। तो मुद्रा के साथ वस्तु को जोड़ा गया, कमोडिटी को जोड़ा गया। ठीक है, तो इसमें सूखा का स्टेज में इस कार्यक्रम पे विशेष महत्व दिया गया, जहां पर क्या होता था, ड्रॉट हो जाता था, बारिश नहीं होती थी और इस कार्यक्रम के अंतर्गत सड़कें, नहरें, छोटे बांध, भवन निर्माण आदि इकोनॉमिक एक्टिविटी में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्टिविटी में व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जाता था। अगला है नेहरू रोजगार योजना, बहुत पॉपुलर रही। इस योजना में 28 अप्रैल 1989 को शुरू किया गया, 1989 को, बड़ी पॉपुलर रही। इसमें गरीबी रेखा से नीचे निवास करने वाले, यानी अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, यानी BPL कार्ड आपके धारित हो, तो इस योजना के अंतर्गत आपको रोजगार प्रदान किया जाएगा। और इसमें 30% स्थान महिलाओं के लिए सुरक्षित था कि वुमेन्स को 30% रखना अनिवार्य था। ऐसा नहीं कि सारे पुरुष ही पुरुष रख लो एक परिवार से, ठीक है, एक परिवार में क्या होता है महिलाएं ना रखो, तो इसमें महिलाओं की भागीदारी को भी तेजी से बढ़ाया गया था। अगला है रोजगार कार्यालयों की स्थापना, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस की स्थापना की गई। बेरोजगारी दूर करने के लिए रोजगार कार्यालयों की स्थापना की गई, जो बेरोजगारी के लिए हमेशा उचित मार्गदर्शन देता रहता है। वो कहीं अपॉर्चुनिटी होती तो वहाँ आपको भेजता रहेगा, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहेगा। और जहाँ पर यह आपके पास क्या होता है कि जो कमर्शियल एजुकेशन है और इंडस्ट्रियल जो आपके पास ट्रेनिंग है, उन संस्थाओं को भी स्थापित किया गया कि जो लोग हमारे देश में अनएम्प्लॉयड हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, रोजगार प्रदान करेंगे, तो ताकि हम बेरोजगारी पर तेजी से अटैक कर सके। अन्य कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के अंतर्गत गांव में सबसे निर्धन परिवारों का चयन करके उसको दूध देने वाले पशु, भेड़, बकरी, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, बुनाई के लिए करघरगा, सिलाई मशीन आदि दे दी जाती थी।
किए लीजिए। अब बहुत पॉवर्टी, मतलब इसमें क्या होता है कि फ़िल्टर किया जाता था कि बहुत इनकी कंडीशन ख़राब है तो गवर्नमेंट उनको ये चीज़ें प्रोवाइड कर देती थी, चलो सिलाई मशीन ले लो, अपने सिलाई मशीन चला करके अपना जीविका आप चला सकते हो, ताकि रोजगार के साथ साथ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ सकें। ये कार्यक्रम दोहरे उद्देश्य की प्राप्ति करता था। अगला है बेरोजगारी भत्ता। आपने नाम बहुत सुना होगा। विभिन्न राज्य सरकारें अपने अपने राज्य में पंजीकृत बेरोजगारों को भत्ता दे रही हैं, जैसे पश्चिम बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी लोगों को मिला है। अगला है विशेष आवश्यकता वाले रोजगार। अब देखो, अनएम्प्लॉयमेंट समाप्त करने के लिए हमको कुछ ऐसे एम्प्लॉयमेंट वाली चीज़ें, तो देश की बेरोजगारी की समस्या को समाप्त करने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए गए। इनमें विशेष आवश्यकता वाले रोजगार कार्यक्रम योजना एक अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और इस कार्यक्रम के द्वारा अक्षम एवं विशेष आवश्यकता वाले बेरोजगारों का जीवन स्तर ऊंचा हो सके, ये बात पे सोचा गया। लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास। भारत सरकार ने गरीबी तथा बेरोजगारी को कम करने के लिए लघु एवं कुटीर उद्योगों को क्या हुआ, पुनरुत्थान के लिए विशेष प्रयास किए हैं कि पुनः स्थापित किए जाएं। जिस क्षेत्र में जो चीज़ पॉपुलर है उन्हीं चीज़ों के लिए स्वरोजगार योजना को प्रोत्साहन देने के लिए बहुत अधिक धन व्यय किया जाए। ऑपरेशन फ्लड। आपने जानते ही होंगे कि डेयरी फार्मिंग यानी दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों की आय तथा रोजगार को प्रमोट करने के लिए, ग्रामीण परिवारों को निर्धनता से ऊपर उठाने के लिए, पशु खरीदने के लिए, चारे की व्यवस्था करने के लिए वित्तीय सहायता इसके अंतर्गत प्रदान की जाती है। और अगला है शिक्षित बेरोजगारों हेतु कार्यक्रम, क्योंकि हमारे देश में अशिक्षित बेरोजगार तथा अशिक्षित बेरोजगार दो कैटेगरी में आते हैं। तो जो शिक्षित बेरोजगार होते हैं इनके लिए 1973-74 में ये प्रोग्राम आरंभ किया गया था, और इसके अंतर्गत जो शिक्षित युवक होते हैं उनको स्वरोजगार के लिए क्या किया जाता है, सहयोग प्रदान किया जाता है, ताकि अपना वो सेल्फ का बिजनेस प्रारंभ कर सकें। अगला है अन्य उपाय। शिक्षित बेरोजगारी को कम करने के लिए केंद्र सरकार उद्योग लगाने हेतु सहायता, स्वरोजगार, साहस, इंटरप्रेन्योरशिप, चतुराई को बढ़ावा। चतुराई को बढ़ावा का मतलब होता है कि अगर आपके चतुराई को बढ़ावा, स्किलिंग है, आपके पास स्किल है कोई विशेष चीज़ की, उसको आपका ट्रैकिंग, आपने नाम सुना होगा ट्रैकिंग, पहाड़ों पर बस चलाने की सहायता, ग्रामीण युवकों को रोजगार हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ताकि लोगों को कि जो लोगों को रोजगार है वो समय से प्रदान किया जा सके। और उपरोक्त तथ्यों को सुनिश्चित ढंग से संचालित करके भारत में व्याप्त बेरोजगारी की समस्या को दूर किया जा सकता है, जिससे देश का आर्थिक विकास तेजी से हो सके। तो ये हमारे देश के में जो सबसे बड़ी समस्या अनएम्प्लॉयमेंट है वो कितने प्रकार की होती है, मीनिंग तथा उसको रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट के क्या प्लान थे, ये हमने आपके साथ डिस्कस किया। अब आपके क्वेश्चन आमंत्रित हैं, आप पूछ सकते हो जो आपको जहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है।